स्वागत है आप सबको ज्ञान घाट यूट्यूब चैनल पर, जहां किताबें बोलती हैं और सोच बदलती है। हाँ, आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब धन का मनोविज्ञान यानी द साइकोलॉजी ऑफ मनी के खास विचारों पर गौर करेंगे। हमारे पास इस किताब की एक अच्छी खासी समीक्षा मौजूद है। हमारा मकसद ये समझना है कि पैसे के मामले में कामयाब होना वो सिर्फ जानकारी या आंकड़ों का खेल क्यों नहीं है, बल्कि ये हमारे बर्ताव और सोचने के तरीके पर कहीं ज़्यादा निर्भर करता है। संक्षेप में कहें तो वित्तीय सफलता एक स्प्रेडशीट से ज्यादा हमारे दिमाग का मामला है। हाँ, बिल्कुल। और ये किताब मुश्किल वित्तीय सिद्धांतों के बजाय हमारी भावनाओं, हमारे पूर्वाग्रहों और जिंदगी के तजुर्बों पर ज्यादा ध्यान देती है। ये समझने की कोशिश करती है कि हम पैसे से जुड़े फैसले असल में कैसे लेते हैं, नो कि कैसे लेने चाहिए। हाँ, और किताब लिखने का अंदाज भी काफी सरल रखा गया है। 20 छोटे अध्याय हैं, कोई भारी भरकम शब्दावली नहीं। इसे असल जिंदगी के किस्सों और व्यवहार से जुड़े अध्ययनों से समझाया गया है। इसमें एक गौर करने लायक बात यह है कि किताब का जो केंद्रीय विचार है वो ये कि पैसे के मामले में अच्छा प्रदर्शन करने का आपकी बुद्धिमत्ता से उतना लेना देना नहीं है। हाँ, जितना आपके धैर्य, अनुशासन और भावनाओं पर काबू रखने से है। हमने देखा है कि कई बेहद समझदार लोग भी वो भावनाओं में बहकर निवेश में बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ होशियार होना काफी नहीं है, भावनाओं को संभालना ज्यादा जरूरी कला है। बिल्कुल। किताब इसमें भाग्य और जोखिम के पहलुओं पर भी जोर देती है ना। जैसे वो बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है कि उनका उस स्कूल में पढ़ना जा कंप्यूटर था। हाँ, वो तो किस्मत का भी हाथ था उसमें, बिल्कुल। और ये हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता की नकल आंख बंद करके नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की शुरुआत और हालात वो अलग होते हैं। इसी से जुड़ा एक और अहम सबक है संतुष्टि का। मतलब ये जानना कि कितना काफी है। सही कहा। ज्यादा पैसा या ताकत के पीछे भागना वो अक्सर तबाही की तरफ ले जाता है। किताब में एक बड़ी अच्छी बात कही गई है कि जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं। जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। हाँ। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इस पर टिके रहना कितना मुश्किल होता होगा। ये वाकई मुश्किल है, खासकर जब चारों तरफ से और ज्यादा पाने का एक दबाव सा हो। इसीलिए किताब वित्तीय स्थिरता के लिए इस सोच को अहम मानती है। ये भी समझाती है कि हर किसी के वित्तीय लक्ष्य अलग होते हैं, जो उनके अपने अनुभवों और परवरिश से बनते हैं। अच्छा। एक के लिए जो समझदारी है, हो सकता है दूसरे के लिए वो पागलपन लगे। हाँ, किताब कहती भी है आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है, एक उलझा हुआ भावनाओं वाला इंसान। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब अपनी अपनी भावनाओं और इतिहास के साथ फैसले लेते हैं। इसी सोच के चलते निवेश के तरीकों से ज्यादा बचत करने पर जोर दिया गया है। ज्यादा कमाना अमीर होने की गारंटी नहीं है, पर लगातार बचत करना है। अच्छा। दौलत वो नहीं जो दिखती है, जैसे महंगी गाड़ियां या बड़े घर, वो अक्सर भारी खर्च दिखाते हैं। बचत नहीं, असली दौलत तो वो छिपी होती है जिसे खर्च नहीं किया गया। समझ गया। और फिर वो कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि की ताकत। वॉरेन बफेट का उदाहरण कितना सटीक है। हाँ, बिल्कुल। उनकी ज्यादातर दौलत तो शायद 65 साल की उम्र के बाद बनी है ना। हाँ, सालों तक लगातार निवेश करते रहने और कंपाउंडिंग के असर से। तो ये दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना शायद ऊंचे रिटर्न पाने की कोशिश से ज्यादा जरूरी है। हाँ, समय और धैर्य ही असली खिलाड़ी हैं इस खेल में। ये हमें इस सवाल पर लाता है कि पैसे का असली मोल क्या है। क्या ये सिर्फ चीजें खरीदना है? किताब के मुताबिक नहीं। असली दौलत है अपने वक्त पर अपना काबू होना, अपने समय पर नियंत्रण। हाँ, वो आजादी कि आप सुबह उठकर वो कर सकें जो आप करना चाहते हैं, बिना किसी पैसे के दबाव के। वही सच्ची दौलत है। तो कुल मिलाकर किताब की सबसे बड़ी खूबी शायद इसकी व्यावहारिकता है, और ये कि ये हर किसी के लिए प्रासंगिक है। सही। समीक्षा में कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है, जैसे कुछ बातें शायद दोहराई गई हैं, और ये कोई कैसे करें वाली गाइड नहीं है। हाँ, वो तो है। ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं देती। लेकिन ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो पारंपरिक फाइनेंस किताबों से हटकर पैसे से जुड़े इंसानी पहलू को समझना चाहते हैं। सही कहा। मतलब ये कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, हमारी भावनाएं कैसे काम करती हैं, इसे समझना शायद बाजार के उतार चढ़ाव को समझने जितना ही जरूरी है।
ये हमें अपने और दूसरों के वित्तीय फैसलों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखना सिखा सकती है। वित्तीय जीवन में पूरी तरह तर्कसंगत यानी गणितीय रूप से सही होने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ उचित यानी व्यवहारिक होना ज्यादा अहम है। हाँ बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात है कि ये उचित होना हर किसी के लिए क्या मायने रखता है। क्या हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न वाला रास्ता ही सबसे बेहतर है, या फिर वो रास्ता जिस पर हम शांति से और लंबे समय तक चल सकें? ये एक गहरा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।